नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी सपने और नियति। प्रस्तुत है कहानी सपने और नियति। सपने एक मुकम्मल परिभाषा देकर सपनों को डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता सपने क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। सपनों की एक वास्तविकता होती है या एकदम अवास्तविक होते हैं। नींद में दिखने वाले सपने मनुष्य की अपेक्षित, इच्छित अधूरी मंशा होती है या दिन में देखे गए बहुत सारे दृश्य नींद में सपनों की रचना करते हैं। क्या इन सपनों में भविष्य के कुछ संकेत छिपे होते हैं? नाइटमेयर्स अर्थात डरावने सपने तो ऐसे होते हैं कि लोग चीख मार कर उठ जाते हैं, सोने से डरने लगते हैं कि नाइटमेयर्स सताएंगे। पते की बात यह है, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, मियाद नहीं होती, वास्तविकता नहीं होती, लेकिन हर कोई रात में सपने देखता है, दिन में सपने पालता है। विचारक कहते हैं सपने बार बार टूटते हैं और वे टूटने के लिए ही बने हैं। लेकिन सपने देखना चाहिए क्योंकि वे एक जादू की तरह होते हैं, टूट कर भी उम्मीद और सकारात्मक भाव को पूरी तरह खत्म नहीं होने देते। हम इस उम्मीद में एक एक कर कितने दिन बल्कि पूरी आयु गुजार देते हैं कि वो दिन आएगा जब बार बार टूट कर भी सपना अंतिम रूप से टूटने से बच जाएगा और हम लक्ष्य पा लेंगे। नियति एक मुकम्मल परिभाषा देकर नियति को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये दिन में खुली आंखों से देखा जाने वाला एक दिवा स्वप्न है या आशा, उम्मीद, योजना, गतिविधि, क्रियान्वयन, लक्ष्य। क्या सपना जब अंतिम रूप से टूट जाता है हम उसे नियति का संबोधन दे देते हैं? क्योंकि जहाँ सपना अंतिम रूप से टूट जाता है वहाँ एक ठहराव निर्मित हो जाता है। ये ठहराव मनुष्य को जिस निर्विकल्प स्थिति में डाल देता है वो नियति बन जाती है। सपने, नियति। सिद्धि के सपने शायद टूटने के लिए ही बने हैं। प्रबुद्ध की नियति शायद विधाता ने उसके भाल पर दोनों भौहों के बीच जहाँ स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, ठीक वहीं एक छोटे मामूली से उभरे हुए काले चमकदार तिल की जन्मजात सर्जना कर तय कर दी है। कुछ रहस्य फिर रहस्य ही रह जाते हैं। तभी तो इस संसार में इतनी विविधता घटित होती है कि दिल से कभी आह कराह, कभी वाह उछाह अनायास निकल जाता है। महीन आवाज़ गोरे झक्क सुंदर मुख वाले 10 वर्षीय प्रबुद्ध को सहपाठी खिंचाते थे। प्रबुद्ध, तुम इस तिल के कारण लड़की लगते हो। शाला से लौटा उद्विग्न मुख बनाए हुए प्रबुद्ध सिद्धि से पूछता, माँ, क्लास के लड़के कहते हैं मैं लड़की लगता हूँ। सिद्धि के दिवंगत चिकित्सक पति 3 बेटियों के बाद बड़े जब तब से जन्मे बेटे को अपनी तरह अच्छा सर्जन बनाना चाहते थे। ये कौन लड़के हैं जो उनके सपने, जिसे उसने अपना सपना बना लिया है, को तोड़ने की हिमाकत कर रहे हैं? प्रबुद्ध, तुम लड़के हो। तुम्हारे पापा कहते थे नाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम प्रबुद्ध रखा। उच्च श्रृंखल कटाक्षों से बेचैन होकर प्रबुद्ध ने स्कूल के अंतिम वर्ष में छोटी सी सर्जरी से तिल रिमूव करा दिया। माँ, मैं अब लड़की नहीं लगता ना? नहीं, तुम लड़के हो। कहते हुए सिद्धि बुरी तरह घबरा गई थी। इसे रोज देखती है, लेकिन ठीक अभी पता चला अपनी भंगिमाओं, चेष्टाओं, फैशन के कारण इसकी स्त्रीण छवि बनती जा रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रबुद्ध के चिकित्सक पिता सड़क दुर्घटना में नहीं रहे और सब कुछ बिगड़ता चला गया। सिद्धि गहरे अंधेरे में डूब जाती, लेकिन रोशनी के 2 छोटे बिंदु उसके आसपास थे। 2 मंजिला मकान और 6 साल का प्रबुद्ध। मकान जीवन का अहम हिस्सा होता है, पहली बार जान रही थी। मकान ना होता तो 4 बच्चों के साथ न ससुराल में शरण मिलती न मायके में। और प्रबुद्ध तो पिता की छवि यूँ लेकर जन्मा है कि उनके न रहने पर भी उनके होने का आभास बना रहेगा। अद्भुत बात थी। प्रबुद्ध के लुक्स पिता की तरह थे, फिर भी क्षीण काया, उज्ज्वल त्वचा,
नारी प्रधान भंगिमाओं के कारण वो उनकी तरह पौरुष से दीप्त नहीं लगता था। सिद्धि अतिशय सतर्कता संरक्षण देकर प्रबुद्ध को इस तरह नाच से पाल रही थी मानो प्रबुद्ध को खराश आ जाएगी तो उसके पास जीने का कोई कारण, कोई बहाना, कोई माध्यम न बचेगा। सिद्ध की भावुकता ठकुर सुहाती को परख कर प्रबुद्ध मर्जी का मालिक बनता गया। नियति असर दिखा रही थी या प्रबुद्ध सिद्धि की उदारता का अतिरिक्त लाभ ले रहा था। उसे दूरदर्शन बचपन से लुभाता था। जब इस छोटे शहर में दूरदर्शन का प्रसारण शुरू हुआ, प्रबुद्ध छोटा था। आज की तरह असंख्य चैनल नहीं थे, निर्धारित वक्त पर प्रसारण होता था। प्रबुद्ध बुधवार और शुक्रवार के चित्रहार, रविवार सुबह की रंगोली, रविवार शाम की मूवी का दीवाना होता जा रहा था। उन दिनों बहुत कम परिवारों में टीवी सेट थे। मूवी देखने के लिए रविवार को प्रबुद्ध के घर बच्चे जुटा करते थे। खुद को प्रधान दर्शाते हुए प्रबुद्ध निर्देशित करता कौन कहाँ बैठेगा और शोर बिल्कुल नहीं करेगा। मूवी देखकर वो सम्मोहित हो जाता। माँ, मैं डांस सीखूंगा, गाना सीखूंगा, फिल्मों में काम करूंगा। टीवी सेट को पीछे से खोल कर दिखाओ, डांस करने के लिए इसमें कैसे घुसते हैं। सिद्धि उसकी चेष्टा पर मुग्ध हो जाती। तुम अपने पापा की तरह अच्छे सर्जन बनोगे। डांस करूंगा। वो बहनों की चूड़ियाँ, मोती की मालाएं धारण कर एक हाथ कनपट्टी पर दूसरा कमर में रखकर ठुमकने लगता। अब तो टीवी चैनल में नाचने, गाने, जोखिम उठाने, बुद्धिमानी प्रमाणित करने वाले इतने रियलिटी शो आयोजित होने लगे हैं कि अभिभावक 2-4 साल के बच्चों को नाच गाना सीखने में झोंक दे रहे हैं। पर उन दिनों नाच गाना लड़कियों के जिम्मे था। नाच गाने में रुचि रखने वाले लड़कों को नचनिया समझा जाता था। प्रबुद्ध को ठुमकते देख सिद्धि ताल देती, जबकि कॉलेज में पढ़ रही बड़ी पुत्री नलिनी हतोत्साहित करती। माँ, प्रबुद्ध नचनिया बन रहा है। सिद्धि किसी नतीजे और अंजाम पर ध्यान न देती। बच्चा है। वो जैसे नींद में थी और प्रबुद्ध बहुत अच्छा सपना था। उसे पाठशाला के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं जाने देती थी कि पास वाले चितहरा तालाब में कुमुदनी तोड़ने चला जाएगा और डूब जाएगा। पश्चिम दिशा में घर से कुछ फरलांग की दूरी से गुजर रही रेल की पटरी में दूसरे लड़कों की तरह दौड़ेगा और पटरी पर कान रखकर रेल के आने की ध्वनि सुनेगा। खेलने न जाने देती कि दौड़ते हुए गिरेगा या कोई मार पीट देगा। सब्जी अथवा छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए पास के बाजार में न जाने देती कि भीड़ में खो जाएगा। फिल्मी पत्रिकाएं मंगाती कि प्रबुद्ध को पसंद है। भिंडी की सब्जी अक्सर बनाती कि प्रबुद्ध को पसंद है। कई किस्म के अचार, चटनी बनाती कि प्रबुद्ध को पसंद है। फलस्वरूप घर में अघोषित 2 गुट बन गए। एक गुट में सिद्धि और प्रबुद्ध, दूसरे में पक्षपात सहती तीनों लड़कियां। सब्जी भाजी लाते, गेहूँ पिसाते, नियमित कॉलेज स्कूल जाते, फ्यूज़ बल्ब बदलते, सिद्धि को लेकर बैंक जाते, साइकिल चलाते, मकान के भूतल में रहते, किराएदारों से किराए का हिसाब करते हुए लड़कियां व्यवहारिक होती गईं। सिद्धि की अतिरिक्त सुरक्षा में प्रबुद्ध मिट्टी का माधव बनता गया। कोई बात उसके मन मुताबिक ना होती तो सिर में तेज दर्द होने का बहाना कर कमरे में अंधेरा कर मुंह ढाँप कर पड़ा रहता। तीनों लड़कियां गैंगअप हो गईं। नलिनी मोर्चा संभालती। माँ, तुम प्रबुद्ध को बिगाड़ रही हो। बाजार का काम हम तीनों करते हैं, इसे सब्जी का झूला पकड़ने में शर्म आती है। सिद्धि बचाव करती। अभी छोटा है। छोटा नहीं है, इस साल 6वीं पढ़ रहा है। कोर्स की किताब कभी नहीं छूता, फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ता है। इससे फिल्म और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करा लो, हो गया। प्रबुद्ध दखल देता। नलिनी, मुझसे मत लड़ो, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। सिद्धि अनुमोदन करती। नलिनी, तुम सबसे बड़ी हो, ये सबसे छोटा है, इसका ध्यान रखो, बुराई करने लगती हो। मंजली मंदाकिनी बोलती। ध्यान रखते हैं, जानती तो हो। सुहासिनी मतलब छोटी बहन चितहरा तालाब के पास वाले मैदान में साइकिल चला रही थी। तुम्हारी आंख बचाकर ये भी चला गया था। कुमुदनी के लालच में तालाब में घुस गया था। सुहासिनी न बचाती तो डूब जाता। दोनों गीले कपड़ों में घर आए। प्रबुद्ध ने स्टोरी बना दी थी, सुहासिनी उसे तालाब में ले गई, वो डूबने से बचा। तुमने वहशी की तरह सुहासिनी को पीटा था। माँ, हम लोगों को बुरा लगता है। इस घर में वही होता है जो प्रबुद्ध चाहता है।
छोटा है, पर हम लोगों को इससे डरना पड़ता है कि कुछ कह दो तो इसके सिर में दर्द हो जाता है, फिर ये खाना नहीं खाता है, इसे कितनी बहानेबाजी आती है। प्रबुद्ध दखल देता, चुप रहो, मुझे सचमुच सिर में तेज दर्द उठने लगता है। सुहासिनी कहती, सुधर जाओ प्रबुद्ध, चेहरे में क्रीम चुपड़ कर नाखूनों में नेल पेंट लगाए घूमते हो। प्रबुद्ध ने उंगलियां फैलाई, देख लो नेल पेंट है, स्कूल में डांट पड़ी तब लगाना छोड़ा है। प्रबुद्ध का पतला गोरा चेहरा तमतमा जाता। सुहासिनी, मुझसे जबान मत लड़ाओ, मुझसे बड़ी बहस कर रहे हो, अभी फूफा या चाचा आ जाएं तो भीतर छिप जाओगे। क्योंकि ये जो एक ठो चाचा और दो ठो फूफा हैं शिक्षा बहुत देते हैं। छिंगली का नाखून क्यों बढ़ाते हो, बहनों से क्यों लड़ते हो, रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाते, डॉक्टर साहब तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, तुम डॉक्टर की लीड भी नहीं बन सकते। छी, इतनी बकवास सुनने के लिए मैं इन लोगों के पास नहीं बैठ सकता। मेरा घर है, जैसा रहना होगा रहूँगा। तब डॉक्टर की लीड ही बनोगे। घर से बाहर निकलो, अच्छे लड़कों से दोस्ती करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम में है ही नहीं। प्रबुद्ध पैर पटकता हुआ मास्टर बेडरूम में चला जाता। वो अपनी कक्षा की लड़कियों से बात नहीं करता था कि वे लड़कियां हैं, लड़कों से बात नहीं करता था कि उसे छेड़ते हैं, घर से बाहर नहीं निकलता था कि सिद्धि निकलने नहीं देती थी। प्रबुद्ध पंचमढ़ी स्कूल टूर में जाने का हौसला नहीं कर पा रहा था। सिद्धि जाने भी न देती। कक्षा में टूर में जाने वाले विद्यार्थियों की सूची बनाई जा रही थी। छात्रों की संख्याएं ज़्यादा थीं, छात्राएं बहुत कम जा रही थीं। उन्हें परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे। विद्यार्थियों ने प्रबुद्ध का उपहास किया। कुछ लड़कियां फिर भी जा रही हैं, ये नहीं जा रहा, लड़कियों से भी गया गुजरा है। प्रबुद्ध ने पचमढ़ी जाने का ऐसा हट पकड़ा कि सिद्धि रोकना चाहकर भी रोक न सकी। निर्धारित तिथि पर उसे रेलवे स्टेशन पहुंचाने गई। उसके साथ बर्थ तक आई। छात्रों से कहा, प्रबुद्ध का ध्यान रखें। उसी बर्थ पर बैठे एक शिक्षक ने चौंक कर सिद्धि को देखा। आपको क्यों लगता है ये छात्र अपने साथ प्रबुद्ध का भी ध्यान रख लेंगे और प्रबुद्ध खुद अपना ध्यान नहीं रख सकेगा? घबराएं नहीं, विद्यार्थियों को हम अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रहे हैं। प्रबुद्ध की अनुपस्थिति में सिद्धि को घर नहीं लग रहा था। प्रबुद्ध के लौटने पर उसके प्राण बहुरे। प्रबुद्ध ने बहुत अलग व्यवहार किया। माँ, लड़के मुझे सता रहे थे, तुम लड़की हो, तुम्हारी माँ ने कहा है कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। सिर दर्द से फटा जा रहा है, आराम करूँगा। सिद्धि प्रबुद्ध से उसका सिर दर्द जिद्द से यूं डरने लगी थी कि उसका साहस ना हुआ अंधेरे शयन कक्ष में जाकर प्रकाश करे और प्रबुद्ध से समुचित जानकारी ले। सिद्धि के सपने दरक रहे थे। प्रबुद्ध की नियति प्रबल हो रही थी। स्थितियां जाल बुन रही थीं। इधर नलिनी LIC में, मंदाकिनी एक निजी महाविद्यालय में नौकरी कर रही थी। उधर प्रबुद्ध फिल्म जगत को लेकर दीवानगी बढ़ा रहा था। इधर नलिनी फिर मंदाकिनी विजातीय विवाह कर सिद्धि की इज्जत और जिम्मेदारी कम कर कूच कर गईं। उधर 2 साल में किसी तरह द्वितीय श्रेणी में 12वीं उत्तीर्ण कर प्रबुद्ध ने उस कॉलेज में प्रवेश लिया जहां सुहासिनी MSc कर रही थी। इधर सुहासिनी कर्तव्यनिष्ठ हो कोर्स पूरा कर रही थी। उधर वो जानकारी एकत्र कर रहा था कि फिल्म लाइन में किस तरह भाग्य आजमाया जाए। फिल्मी नायकों की भांति कभी कंधे तक बाल बढ़ा लेता, कभी मुंडन करा लेता, कभी कलमे हटाकर कटोरा कट बाल रखता, कभी बालों में कलरिंग करा लेता। उसका वस्त्र विन्यास परिवर्तनशील होता, कभी सुर्ख लाल पतलून, कभी सुआ पंखी, कभी पारदर्शी सफ़ेद पैंट, कभी गले में स्कार्फ। कई किस्म के फेस पैक, स्क्रब, लोशन के उपयोग से चेहरा चमकाता। विद्यार्थी उसके करीब मंडराते। ऐसा चमकदार गोरा चेहरा है कि लड़कियों को कॉम्प्लेक्स हो जाए। इसके चेहरे को छूने की इच्छा होती है। बहुरूपिया लगता है, सेक्स चेंज कर ले तो हसीन लगेगा। प्रबुद्ध असहज हो जाता। सिद्धि को सिरदर्द जैसा कारण बताकर हफ्तों कॉलेज न जाता। सुहासिनी समझ रही थी कि लड़के प्रबुद्ध पर उच्च श्रृंखल कटाक्ष करते हैं। इसीलिए जब सहपाठिनी निधि देशपांडे ने सूचित किया, सुहासिनी अपमानित और किंकर्त विमूढ़ हुई, लेकिन अचरज नहीं हुआ। सुहासिनी, प्रबुद्ध को समझाओ अपना हुलिया सुधारे, मेरा भाई उसके साथ पढ़ता है, बता रहा था लड़के प्रबुद्ध को छेड़ते चिढ़ाते हैं, उसे तुम लोग पढ़ाई के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं भेज देते? माँ से बात करूँगी। सुहासिनी जानती थी कहने का अर्थ नहीं, लेकिन सिद्धि से खुलकर बात करना जरूरी हो चला था।
माँ, प्रबुद्ध को कहो अपना हुलिया बदले वरना परेशान रहेगा। ये खुद को हीरो समझता है, लड़के इसे बहुरूपिया समझते हैं। प्रबुद्ध अब हर बात चिल्लाकर असभ्य तर्ज में करता था। सुहासिनी, लड़के बेहुदा हैं। सिद्धि दहशत में, प्रबुद्ध कौन है ये बेहुदा लड़के? प्रिंसिपल से शिकायत करो। हे भगवान, हम शांति से क्यों नहीं रह पाते? सुहासिनी खुलकर बोली, क्योंकि तुमने इसे जिम्मेदार नहीं बनने दिया। कभी सोचती हो तुम्हारे उदार व्यवहार ने इसका कितना नुकसान किया है? सिद्धि इस तरह सुहासिनी को देख रही थी मानो उसने अनोखी बात कर दी है। आज तुम्हारे पापा होते तो तुम मुझसे इस तरह बातें करने की मजाल न करती, ना ही लड़के प्रबुद्ध को परेशान करने की हिम्मत करते। सुहासिनी चुप नहीं हुई। माँ, बिना पिता के भी लड़के अच्छा करके दिखाते हैं, बल्कि जिम्मेदारी जल्दी समझने लगते हैं। ये फिल्मों के सपने देखता है, पूरा नचनिया लगता है। प्रबुद्ध की सुंदर काली आंखें सुलगने लगीं। तुम 4 महिलाओं के बीच में रहकर मेरा और हो भी क्या सकता है? मुझे फिल्मों में अच्छा काम मिल जाएगा तो यही लड़के मेरे तलवे चाटेंगे। फिल्मों में अच्छा काम मिलने के लिए टैलेंट चाहिए। तुम्हें कोई स्पॉट बॉय भी नहीं बनाएगा। सपने ना देखो, ग्रेजुएशन पूरा करो। सुहासिनी, तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो। मेरा सिर दर्द से फट रहा है। सिर दर्द तुम्हारा बिहेवियर इशू है। न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो। प्रबुद्ध को सचमुच परामर्श की आवश्यकता थी। रात को सोने की कोशिश करता तो वो दृश्य बहुत साफ दिखने लगता। कॉलेज के पीछे बने स्टेडियम के एकांत में उसे 4 लड़कों ने घेर लिया था। बेहुदा गतिविधि शुरू करते इसके पूर्व थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में काम कर रहे किसी ने हल्ला कर दिया था, क्या हो रहा है वहाँ? लड़के असावधान हुए और प्रबुद्ध भाग चला। एक लड़का चिल्लाया, चेहरे को इतना चिकना न बना, किसी दिन एसिड डालकर जला देंगे। ये दृश्य प्रबुद्ध के सक्रिय और सुप्त दिमाग में इतना प्रभावी हो गया कि उसकी नींद बाधित होने लगी। लगता लड़के दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, छत पर कूदकर उचक रहे हैं, एसिड डालना चाहते हैं। वो निद्रा मग्न सिद्धि को झंझोर डालता। माँ, कितना सोती हो, लड़के छत पर चढ़ गए हैं। आक्रांत आंखों वाला प्रबुद्ध सिद्धि को डरा हुआ, विचित्र बल्कि विक्षिप्त लगता। कोई नहीं है, आवाज़ें आ रही हैं, लड़के एसिड से मुझे जला देंगे। सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। जिसे नहीं मालूम कल का सूरज देखेगा या नहीं, उसे नींद नहीं आ सकती। धीरे बोलो, सुहासिनी जाग जाएगी। जब से सुहासिनी ने खुलकर सिद्धि पर आरोप लगाए, वो प्रबुद्ध से ही नहीं सुहासिनी से भी डरने लगी है। उसके लिए व्यथित भी होती है। नलिनी और मंदाकिनी इस घर की घुटन से निकलकर अपना संसार रोशन कर रही होंगी। इस बेचारी को प्रबुद्ध के कारण कॉलेज में विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ता है। नलिनी और मंदाकिनी के अंतर्जातीय विवाह के कारण इसके विवाह में बाधा आ रही है। प्रबुद्ध के मानसिक रोग का प्रचार हो गया तब तो सुहासिनी का विवाह और कठिन हो जाएगा। अच्छा घर वर मिल जाता तो इसकी दुनिया आबाद हो जाती। ये कामना सिद्धि ने शायद बड़े मन से की थी। सुहासिनी का विवाह हुआ और बड़ी शान से हुआ। प्रबुद्ध ने उसके उपदेश और हस्तक्षेप से मुक्ति पाई, जबकि सिद्धि को लगा वो आखिरी सहारा थी। प्रबुद्ध टीवी और मूवी देखता या सिरदर्द लिए कमरे में अंधेरा कर पड़ा रहता। उसे खुद से, सिद्धि से, परिवार से, समाज से, दुनिया से बहुत शिकायतें थीं। सिद्धि को अनिश्चय डराने लगे। सुहासिनी मोबाइल पर संपर्क बनाए रखती। उसकी सलाह पर बड़ा जतन कर सिद्धि प्रबुद्ध को मनोचिकित्सक के पास ले गई। चिकित्सक ने प्रश्न पूछे, प्रबुद्ध ने उत्तर नहीं दिए। चिकित्सक धीरज से समझाने लगा, चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अपनी परेशानी नहीं बता रहे हैं। होता है, जब भी कुछ पूछना हो, बताना हो, बिना संकोच किए मेरे पास आ सकते हैं। मानसिक रोगों के विषय में मैं सामान्य जानकारी आपको जरूर दूंगा। समझ लेंगे तो आप उपचार की मानसिकता बना सकेंगे। हार्मोन के असंतुलन या गुणसूत्रों के विकार या वातावरण के प्रभाव से मानसिक रोग की शुरुआत होती है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, सामाजिक पारिवारिक वातावरण, आनुवंशिकता के कारण मानसिक रोगी हो सकता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक व्यक्ति के स्वभाव, प्रकृति, अनुभव, वातावरण के बीच निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसका असर मस्तिष्क पर पड़ता है। कुंठा, हीन भावना, अवसाद, निराशा, वहम या एक ही विचार के बार बार आने से व्यक्ति परेशान हो जाता है, उदासी घेर लेती है। फिर भी ये आम गतिविधियों की तरह एक स्थिति ही है।
घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये इलाज थोड़ा वक्त लेता है पर आप ठीक हो जाएंगे। काउंसलिंग के लिए आइए, आपको अच्छा लगेगा। चाहें तो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर कहीं घूम आएं। प्रबुद्ध इस तरह लापरवाह होकर बैठा रहा मानो चिकित्सक को कोई महत्व नहीं दे रहा है। सिद्धि को लगा चिकित्सक जाने अनजाने उसे दोषी साबित कर रहा है। उसकी जोर से रोने की इच्छा हुई, पर चिकित्सक कहेगा प्रबुद्ध को ही नहीं, आपको भी उपचार की ज़रूरत है। सिद्धि ने मोबाइल पर सुहासिनी से चर्चा की। सुहासिनी ने कुछ दिन के लिए अपने घर आने का प्रस्ताव रखा। प्रबुद्ध जाने को तत्पर न था। सिद्धि ने सकल जतन किए। सुहासिनी और उसके पति सज्जन ने बार बार आग्रह किया कि उनके एक परिचित मनोचिकित्सक हैं, उनसे सेकंड ओपिनियन ली जा सकती है। इच्छा या अनिच्छा से प्रबुद्ध सेकंड ओपिनियन के लिए सहमत हो गया। परिचित मनोचिकित्सक ने बहुत अधिक डरा दिया। प्रबुद्ध, आप इलाज से इतना डरते क्यों हैं? डिप्रेशन ऐसी अवस्था है जब रोगी विक्षिप्त हो सकता है। इलाज शुरू करना होगा। विक्षिप्त होने के अंदेशे ने प्रबुद्ध सहित सभी को समान रूप से विचलित कर दिया। लंबा महंगा उपचार शुरू हुआ। काउंसलिंग हुई, इंजेक्शन लगे, एक बार शॉक दिया गया। प्रबुद्ध को लगा यहाँ से वो बॉडी बनकर अपने घर लौटेगा। क्षमता भर चीखने से उसके गले की नसें फूल रही थीं। माँ, घर चलो, यहाँ मेरी हत्या हो जाएगी। प्रबुद्ध की दारुण दशा देखकर सिद्धि स्तब्ध थी। शुभ शुभ बोलो बेटा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। प्रबुद्ध की पतली टांगें काँप रही थीं। सज्जन ने सहारा देकर उसे अपने समीप बैठाया। प्रबुद्ध, हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। शौक दिलवाकर अपना हुलिया सुधारो। ये जो पारदर्शी काली टी शर्ट और छोटा सा हाफ पैंट पहने हो भद्दा लगता है। परिवार में रहने का एक तरीका होता है। मुझे फिल्म लाइन में जाना है, ये लेटेस्ट फैशन है। फिल्म वाले कुछ भी पहन लेते हैं, पर हम लोग ऊट पटांग फैशन अपनाते हैं तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं। कौन फिल्म स्टार कौन सी क्रीम लगाता है, कौन सी हीरोइन योगा क्लास चलाती है, कौन डांस क्लास, किसका किससे ब्रेकअप हुआ है, ये जानने में अपनी एनर्जी और समय बर्बाद मत करो। बीएससी पूरा कर लो तो अस्पताल में तुम्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। बिजी रहोगे, स्वस्थ हो जाओगे। प्रबुद्ध पर विपरीत असर हुआ। माँ, तुम सुहासिनी और जीजा पर बड़ा भरोसा करती हो। मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सिद्धि को प्रबुद्ध बहुत दयनीय और असहाय लगा। इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आई, पर बच्चा एकदम टूट गया। प्रबुद्ध को लेकर लौट आई। एकांत घर में जीने की कोशिश करते माँ बेटे। प्रबुद्ध अक्सर कहता, माँ, मैं मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना चाहता हूँ। बीएससी फाइनल ही तो बचा है, पूरा कर लो। फिल्म इंडस्ट्री में भी एजुकेशन को महत्व देते होंगे। ग्रेजुएट होते ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दो। नौकरी तुरंत नहीं मिल जाएगी, इस बीच मुंबई हो आना। सिद्धि मानो उसे भ्रम दे रही थी। वो भ्रम में जीने का आदी था। लेकिन सभी के खाते में कुछ अच्छे दिन होते हैं। 2 साल लगे, लेकिन प्रबुद्ध विज्ञान स्नातक हो गया। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। सिद्धि को योजना समझाई। माँ, नौकरी आज ही तो मिल नहीं जा रही है। मैं एक बार मुंबई जाना चाहता हूँ। वो मेरा क्लासमेट था ना, विश्वनाथ। कौन विश्वनाथ? 1-2 बार घर आया है। तुम कहती थी इसे घर ना आने दिया करो, फिल्मों की बहुत बातें करता है। याद नहीं है। उसके जयंत चाचा फिल्म लाइन में हैं। कुछ दिन हुए एक शादी में विश्वनाथ के घर आए थे। अखबार में उनका इंटरव्यू छपा था। इंटरव्यू पढ़कर मैं उनसे मिलने विश्वनाथ के घर गया। वे बोले मुंबई आओ, काम दिलाएंगे। माँ, मैं विश्वनाथ के साथ जाना चाहता हूँ। जयंत ने कौन सा तुरुप मार दिया जो तुम्हें काम दिलाएंगे? 1-2 फिल्म में पंडा और दूधिये के रोल में दिखे हैं। तुम फिल्में नहीं देखती, इसलिए उनके काम को नहीं जानती। वे कई फिल्मों के नाम बता रहे थे। तुम दूधिया का छल कपट नहीं जानते। 4 दिन में लुटे पिटे चले आओगे। 4 दिन को ही जा रहा हूँ, लेकिन लुटा पिटा नहीं, अच्छा चेंज लेकर लौटूंगा। विश्वनाथ साथ में जा रहा है। वहाँ जयंत चाचा हैं ही, एक बार देखूं तो। आज ही तो काम मिल नहीं जाएगा। सिद्धि का बैंक खाता अमीर नहीं तो गरीब भी नहीं है। जमा होती फैमिली पेंशन व मकान के किराए से समृद्ध है। उसने आवश्यकता से अधिक पैसा व अपना एटीएम कार्ड देकर प्रबुद्ध को रवाना किया। काफ़ी पैसा खर्च कर प्रबुद्ध 8वें दिन लौट आया। जयंत चाचा ने कहा है आते रहो, काम दिलाएंगे। नहीं बता सका। जयंत चाचा से एक दिन भी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग में वे बाहर थे। ठीक है, तब तक शायद पोस्टिंग मिल जाए। देखो क्या होता है।
खाते का एक और अच्छा दिन। प्रबुद्ध को स्टोर कीपर का पद मिल गया। सिद्धि को लगा सपने बार बार टूटते हैं, लेकिन अंतिम रूप से टूटने से बच जाते हैं। नियति धोखा देती हुई प्रतीत होती है, लेकिन सही वक्त आने पर सब कुछ ठीक कर देती है। प्रबुद्ध को प्रथम नियुक्ति 23 किलोमीटर दूर कस्बे में मिली, फिर जल्दी ही स्थानीय जिला अस्पताल में स्थानांतरित होकर आ गया। सिद्धि ने नातेदार परिचितों में खूब प्रचार किया। प्रबुद्ध सरकारी नौकरी में है, अच्छी लड़की बताओ, मैं बहू की ज़िंदगी भर गुलामी करूंगी, बस वो मेरे बच्चे को खुश रखे। नातेदार इस सपने देखती स्त्री का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे कि प्रबुद्ध से सहानुभूति रखी जा सकती है, किसी लड़की को इसके साथ बांधने की मूर्खता नहीं की जा सकती। वे औपचारिक आश्वासन दे देते, अच्छी लड़की मिलती है तो ज़रूर बताएंगे। सिद्धि आश्वस्त हो चली थी। प्रबुद्ध के संकट खत्म ना हो रहे थे। माँ, अस्पताल में बहुत भ्रष्टाचार है, दवाइयाँ बेच दी जाती हैं, मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ, लेकिन किसी दिन जांच होगी, मैं फंस जाऊँगा। प्रबुद्ध, कौन क्या करता है, ध्यान मत दो, अपना काम करो। अस्पताल में गंदी राजनीति होती है, गुंडे बदमाश नर्स ढूंढने आते हैं, मुझसे कहते हैं नर्सें दिलाओ। सिद्धि को प्रबुद्ध का भयभीत चेहरा भोले बच्चे की तरह लगा। ईश्वर, इस बच्चे को कहीं सुकून क्यों नहीं मिलता? क्या इसे निरर्थकता में ही जीना है? क्या यही इसकी नियति है? क्या इसीलिए चाहकर भी उस होने को रोक नहीं पाती है जो हो रहा है? अशक्त विवश सिद्धि देख रही है। प्रबुद्ध मेडिकल लगाता है, छुट्टियां लेता है, ज्वाइन करता है, सिर दर्द लिए अंधेरे शयन कक्ष में पड़ा रहता है। मोबाइल पर किसका कॉल आता है कि सुनकर स्याह पड़ने लगता है। रहस्य फिर रहस्य ही रह जाता। लेकिन एक दिन प्रबुद्ध नहा रहा था, इधर उसके सेल फोन पर निरंतर रिंग आ रही थी। सिद्धि ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मोटी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, नर्सें दिलाओ वरना तुम्हें परेशान। सिद्धि का मुख उसी तरह स्याह पड़ गया जैसे कॉल सुनकर प्रबुद्ध का पड़ जाता है। इस तृण छवि के कारण इसे परेशान किया जा रहा है। एसिड फेंकने की धमकी देने वाले छात्रों ने इसे किस स्तर पर सताया होगा। सद्य स्नात प्रबुद्ध ने सिद्धि की उड़ी रंगत देखी। माँ, तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों किया? प्रबुद्ध, ये तो सचमुच नर्स, तुम ही कहो, ये नौकरी करने लायक है? ये शहर रहने लायक है? कुछ दिन के लिए सुहासिनी के पास। कब तक भागते फिरेंगे? विश्वनाथ कहता है फिल्म इंडस्ट्री में काम चाहिए तो वहाँ रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक बार इतना पैसा बर्बाद कराए, फिर 4 दिन में लुटे पिटे चले आओगे। हो सकता है लौट आऊँ। तुमने मेरा आत्मविश्वास डेवलप भी नहीं होने दिया। बहनें ठीक कहती हैं, ओवर प्रोटेक्शन देकर तुमने मुझे मिट्टी का माधव बना दिया है। मैं नलिनी और मंदाकिनी की तरह साहसी, सुहासिनी की तरह व्यवहारिक नहीं बन पाया, सब तुम्हारे कारण। अब यही होने लगा था। प्रबुद्ध सिद्धि को आरोपी बनाने का मौका न चूकता। सिद्धि विपरीत बोलकर उसकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन बोली, मैंने अच्छा बुरा जो भी किया अपने हिसाब से सही समझकर किया। ईश्वर से हमेशा तुम्हारा कल्याण मांगती रही। कौन से देवी देवता नहीं सुमिरती। आज एक बात जरूर पूछूंगी, तुमने कभी अपना क्रिया व्यवहार बदलने के लिए क्यों नहीं सोचा? सारी अड़चनें तुम्ही से क्यों जुड़ती हैं? खुद को बदलने का विचार क्यों नहीं सताता? प्रबुद्ध अवाक। सिद्धि को आरोपी बनाकर बरी हो जाता था, ये तो पलटवार करने लगी। कोई भी योजना बनाता हूँ तुम पानी फेर देती हो। गुंडे बदमाश किसी दिन मुझे मार डालेंगे या गला घोटकर मैं अपना अंत कर लूँगा। मुझे जीने में उलझन होने लगी है। प्रबुद्ध की दृष्टि इतनी विचित्र थी कि सिद्धि डर गई। ठीक इसी वक्त इसे तेज सिर दर्द होगा या विक्षिप्त हो जाएगा या उस पर आक्रमण कर देगा। प्रकंपित आवाज में बोली, सुहासिनी और सज्जन से सलाह ले लो। जीजा नर्वस कर देंगे, नहीं चाहते मैं कुछ अच्छा करूं। विश्वनाथ साथ में जाएगा, जैन चाचा का मोबाइल नंबर मेरे पास है। संक्रमण काल, अब कहने का अर्थ नहीं, लेकिन कुछ दर्दनाक घट गया तो आगे नहीं सोच पाई सिद्धि। प्रबुद्ध काफ़ी रुपया और सिद्धि का एटीएम कार्ड लेकर विश्वनाथ के साथ मुंबई चला गया। इधर सिद्धि दहलती रही, खुद को भरमाती रही, सपने टूटते रहे, टूटने से बचाए रखने की कोशिश करती रही। उधर प्रबुद्ध की नियति का निर्धारण हो रहा था। विश्वनाथ प्रबुद्ध के धन से मौज मजा कर 1 सप्ताह में लौट आया। जयंत चाचा ने उसे अपना पेइंग गेस्ट बनाकर एक मुश्त रकम लूटी। 6 माह बाद प्रबुद्ध लौटा। वृहदाकार फोटो एल्बम सिद्धि को दिखाते हुए बच्चों की तरह किलक हो रहा था।
माँ मेरा पोर्टफोलियो देखो। इनडोर आउटडोर शूटिंग के क्लोजअप, फुल पोज, हाफ पोज, साइड पोज, विविध मुद्राएं, पोशाकें, केश विन्यास, भाव भंगिमाएं, रंग चमक, मुस्कुराहट। जयंत चाचा ने मदद की, मुझे परितोष फोटोग्राफर से मिलवाया। परितोष इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है कि कई लड़के लड़कियों को अच्छे रोल मिल गए। परितोष कह रहा था कि मेरा फेस फोटोजेनिक है, कद अच्छा है, मुझे अच्छे रोल मिल सकते हैं। कह रहा था ब्रेक दिला सकता है। कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से उसका अच्छा परिचय है। जयंत चाचा भी मदद करेंगे। माँ मुझे अच्छा काम मिलने लगेगा तो हम मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, इस शहर ने तो तबाह ही किया है। सिद्धि प्रफुल्ल प्रबुद्ध को देखती रही। इसकी आंखों में आश्वासन है, चेहरे में चमक है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है। तो इसे मौका दिया जाए, भर ले पैरों में ताकत, खड़ा हो जाए अपने ही सहारे। स्थान परिवर्तन और रुचि का काम करने से यदि इसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है तो जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना सीख लेगा। ये तो जैसे हर क्षण मौत ही जीता रहा है। मुंबई में प्रबुद्ध का काम जम जाता है तो मकान बेचकर वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अक्सर तो नहीं, लेकिन होता है जब फेलियर लोग इतिहास रच देते हैं। आएंगे सपनीले झिलमिल दिन। सिद्धि को एक सपना थमाकर प्रबुद्ध मुंबई लौट गया। दिन बीते, सप्ताह, महीने। प्रबुद्ध कॉल कर सिद्धि को शूटिंग की बात बताता। फिल्म का टाइटल अभी नहीं रखा गया, रिलीज़ होगी तो बताएगा। एकांत घर में अकेले कठिन समय बिताती सिद्धि। टीवी में मूवी देखने का खूब अभ्यास कर लिया है, नई रिलीज मूवी देख रही है। सपने को अंतिम रूप से तोड़ने के लिए स्क्रीन पर है यह दृश्य। विश्वास नहीं होता, सलवार कुर्ते पोनीटेल वाली जो लंबी छरेरी काया एक कार्यालय में घुसकर समूह भर किन्नरों के साथ कमर लचकाते ताली पीटते हुए हाय हाय राजा कह रही है, वो प्रबुद्ध है। समूह में सबसे अधिक खूबसूरत लगने के कारण कैमरा कम से कम 1 मिनट उसके चेहरे और भाव भंगिमाओं पर फोकस था। सिद्धि की हृदय गति इतनी तेज अब तक ना हुई थी। ईश्वर, जिस बच्चे का जन्म सुंदर था, जीवन सुंदर क्यों नहीं हुआ? बड़े अरमानों से इसे नेक इंसान और सफल सर्जन बनाने के सपने देखे थे। उम्र के 32वें वर्ष में ये क्या बन गया? दिवा स्वप्न दुःस्वप्न में क्यों बदल जाते हैं? ये लड़का जिंदगी को जिंदगी की तरह क्यों नहीं जी पाता? इसकी परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं होती? हल क्यों नहीं निकलता? घुटन ख़त्म क्यों नहीं होती? किसी दरीचे से इसके पास तक ताज़ी हवा क्यों नहीं पहुंचती? सचमुच इसके साथ ज्यादती हुई है, अनजाने में ही सही। इसे वे हाथ नहीं मिले जो संवार देते। कोमल हाथ बहुत उम्दा मिट्टी से भी सुंदर पात्र नहीं गढ़ सकते। गढ़ने के लिए हाथों का निर्धारित दबाव जरूरी है। ओह, इस छोटी सी भूमिका के लिए ये बच्चा किस संघर्ष शोषण से गुजरा होगा। सिद्धि के गले में है कड़वाहट, आंखों में आंसू। फिल्म को अंत तक देखती रही। प्रबुद्ध अगले किसी दृश्य में दिखेगा, नहीं दिखा। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी सपने और नियति। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, आनंदमय हो।